हाय वेलकम बैक। तो धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8D में, जहां हम बायनोमियल थ्योरम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। अब तक 3 लेक्चर्स हमने बायनोमियल थ्योरम के ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी उनको हमने चर्चा में रखा। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ये कुछ प्रॉब्लम्स का मतलब बिल्कुल सेलेक्टेड 5 या 6 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके NCERT बुक से हैं, NCERT एग्जाम्पलर से हैं और JEE मेंस में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना वीडियो के लिए संभव नहीं है, तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करेंगे। लेट्स सी। ओके, सो इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 + 2√6 to the power n इज ऑड। तो एक्चुअली हम इसको कैसे सोचेंगे ये समझते हैं। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे। इनके एक्सपेंशंस में हमें इस पूरे एक्सपेंशन के बाद जो कैलकुलेशन मिलेगा वो हो सकता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले। तो हमें यह साबित करना है कि उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो कोई भी n हो, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझते हैं, 5 + 2√6 to the power n का एक्सपेंशन जब ये गिवन है, क्या हम 5 - 2√6 का पावर n एक्सपेंशन निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स हमें केवल हर दूसरे टर्म का साइन चेंज कर देना होगा। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। ऑलराइट, अब जरा आप इस नंबर पे विचार कीजिए, 5 - 2√6 कैसा नंबर होगा? अगर मैं 5 - 2√6 पे विचार करूंगा तो √6 की जो वैल्यू होगी वो 2 से ज़्यादा होगी और 3 से कम होगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2√6 की वैल्यू हो जाएगी 4 से 6 के बीच में। अगर इसका नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव 2√6 की वैल्यू हो जाएगी -6 से -4 के बीच में। अगर मैं 5 ऐड कर दूं, -1 से 1 के बीच में होगी रफली। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 - 2√6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो ये फ्रैक्शन ही मिलेगा आपको। 2√6 अगर 5 से ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव होगा और 2√6 अगर 5 से कम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि 5 - 2√6 जो है वो एक प्योर फ्रैक्शनल नंबर है। सो दिस इज़ योर फ्रैक्शनल नंबर। अगर उसका पावर भी दे दें तब भी वो एक फ्रैक्शन ही आएगा। तो इस फ्रैक्शन को मैं मान लेता हूँ F1। अब हमें इस नंबर के बारे में विचार करना है कि 5 + 2√6 का पावर n जब एक्सपैंड होके आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट कैसा होगा, ऑड या इवन। हमें प्रूव करना है कि वो ऑड हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 5 + 2√6 के पावर n को मैं मान लेता हूँ i + f। इसे हमने अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो इन दोनों को ज़रा ऐड करते हैं। अब ऐड क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। जब इसे ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा क्या, 5 + 2√6 का पावर n एंड 5 - 2√6 का पावर n का सम। राइट हैंड साइड में अब आप ये पाओगे कि जितने भी ये इरेशनल टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ भी पावर इवन होगा वही बचेगा। जहाँ पावर ऑड है वो तो प्लस और माइनस के फॉर्म में है, इसलिए वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इस वजह से अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स राइट हैंड साइड में नहीं बचेंगे। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 to the power n प्लस NC2 5 to the power n - 2 एंड 2 to the power √6 का स्क्वायर एंड सिमिलरली √2√6 to the power 4 आएगा एंड सो ऑन। तो अब आप क्या पा रहे हो यहाँ से, इधर जो भी नंबर बचा है राइट हैंड साइड में वो क्या है, इस पे विचार करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सारे नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इरेशनल टर्म था वो तो हट चुका है। तो अब आपको क्या मिल रहा है, ये 2 टाइम्स इंटीजर्स ये कंफर्म कर रहा है कि 5 + 2√6 to the power n प्लस 5 - 2√6 to the power n का जो सम होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो मैं पहले इसको लिख दूं,
ये एक इवन नंबर है, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कुछ चीज़ों को एज्यूम किया था। ये एज्यूम किया गया था i प्लस एफ, और ये एज्यूम किया गया था f1, और ये क्या है 2 टाइम्स इंटीजर। अब जरा इस पे फिर से विचार कीजिए। यहाँ मैं लिख सकता हूँ f प्लस f1 इज ट्वाइस ऑफ एनी इंटीजर, लेकिन ट्वाइस ऑफ एनी इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ 2k, कोई भी एक इंटीजर, एंड माइनस। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ f प्लस f1 क्या है, f जो फ्रैक्शन क्वांटिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और f1 भी एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है, उसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यानी कि f प्लस f1 जब ऐड किया जाएगा तो वो वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, इजंट इट। और f प्लस f1 0 से 2 के बीच में लाई कर तो रहा है, लेकिन वो किसके बराबर है, एक इंटीजर के बराबर में। क्यों? क्योंकि आप 2 टाइम्स इंटीजर, एक इवन इंटीजर में से कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये इंटीजर ही तो है, तो ये क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। यानी कि f प्लस f1 इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए जो 0 से 2 के बीच में लाई होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, वो सीधा पता चलता है कि वो 1 के बराबर होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2k माइनस आई f प्लस f1 के बराबर है वो 1 के बराबर हो जाएगा, जिससे इंटीजर i क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, और ये कंफर्म करता है कि i इज़ एन ऑड इंटीजर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जिनको ये समझ में आ गया होगा उन्होंने मैथमेटिकल प्रूफ की ब्यूटी को समझा होगा, एंड दे मस्ट हैव गॉट सम थ्रिल इनसाइड इट। लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। क्वेश्चन है फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो पहले तो हम लिखते हैं जनरल टर्म इसका, तो टी आर प्लस 1 क्या होगा भाई, एन सी आर, और a की वैल्यू है 2 to the power 1/4 एंड टू द पावर n माइनस आर, एंड यहाँ है 1/3 to the power 1/4 एंड टू द पावर r। ओके, ये जनरल टर्म इसका हो गया। अब हम फाइंड करना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं सीधे लिख दूँ इसको। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब सीधे है कि हमें टी आर प्लस 1 में r की जगह पे 4 रखना होगा, तो ये मिल जाएगा 5, तो मिल जाएगा NC4 एंड टू द पावर 1/4 टू द पावर n माइनस 4 टाइम्स 1/3 to the power 1/4 and the whole power 4. Let us simplify them first. Simplify होके मिल जाएगा क्या, NC4, यहाँ मिल जाएगा क्या 1/, ये मिल जाएगा 2 to the power n माइनस 4/4, और यहाँ तो ये मिल जाएगा 1/3 ओनली। ओके, सो ये मिल गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमें फाइंड करना है। देखिए एक्चुअली बहुत सारे फार्मूले बेमतलब के बना दिए जाते हैं। अब इसमें भी एक तरीके का फार्मूला बताया जाता है कि अगर हमें केथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो हमें क्या करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ, वो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को स्क्रैच से समझिए, उसको पहले रियलाइज़ कीजिए, देन उसको फॉर्मुलेट कीजिए, और रियलाइज़ यहाँ पे आप कीजिएगा मेरे साथ, एंड देन फॉर्मुलेट आप खुद कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या है, आपके पास ये चीज़ कंफर्म रूप से पता है, दिमाग में बैठ गया है कि अगर पावर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में n+1 होते हैं। तो आप ज़रा इस पर विचार कीजिए कि अगर हमारे पास टोटल n+1 टर्म्स हैं, यानी कि tn+1 जो लास्ट टर्म होगा वो बिगिनिंग से लास्ट टर्म है, n+1 टर्म है, यानी कि एंड से वो फर्स्ट टर्म होगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया एंड से। फिर उसके पहले जाएंगे तो होगा tn, और वो सेकेंड टर्म हो जाएगा एंड से। फिर उसके पहले जाएंगे तो क्या होगा tn-1, यानी कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, देन tn-2, एंड देन फाइनली tn-3, यानी कि जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो n-3rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज जस्ट n-3th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और हमें क्या निकालना है, n-3th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इट मीन्स कि हम इसी जनरल फार्मूला को यूज़ करेंगे, लेकिन हमें आना चाहिए r+1 की जगह पे n-3, यानी कि हम r की जगह क्या पुट करेंगे,
ऑफ कोर्स n-4। तो जैसे ही मैं पुट करूँगा n-4 r की जगह पे, आप देखिए ये बन जाएगा Tn-3। और इससे अब जो भी लेफ्ट राइट हैंड साइड में दिख रहा है वहाँ भी r की जगह आपको पुट करना पड़ेगा n-4। सो यू विल गेट nc n-4 and to the power 1/4 to the power n-4 and then 1 by 3 to the power 1/4 n-4। ऑलराइट, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा nc n-4, यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 और वो 4 इस 1/4 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 1। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1/3 का पावर n-4 and divided by 4। So this is our 5th term from the end और ये है 5th term from the beginning। हमें अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। Let us do the ratio T5 and divided by Tn-3। आप दोनों को उठा के रख दीजिए। तो यहाँ T5 का एक्सप्रेशन है nc4 to the power n-4/4 and 1/3 और यहाँ Tn-3 का एक्सप्रेशन है nc(n-4) 2 times 1/3 the power n-4/4, जिससे nc4 and nc(n-4) आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर चला जाएगा 2 और मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power n-4/4 -1। इन सिमिलर वे ये पलट जाएगा 3 to the power n-4/4 और उसमें से उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो फिर से लिख सकता हूँ 3 to the power n-4/4 -1। अभी एक्चुअली क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये कहा गया था कि इन दोनों का रेशियो इसके बराबर है तो n की वैल्यू बताइए। तो अभी हम इन दोनों का रेशियो सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं और उसको फिर इक्वेट करेंगे √6/1 से। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दोनों बेसिस डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स सेम हैं, तो क्या कर सकते हैं, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई। सो दिस कैन बी नाउ रिटन हियर इन दिस वे। और ये किसके बराबर है भाई, √6 के। तो ये हो जाएगा 6 to the power ½ एंड नाउ यू कैन कंपेयर, एक्चुअली ये गिवन है कि n-4/4 -1 शुड बी इक्वल टू ½ अब क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमें सिंप्लीफाई करना है तो n-4/4 छोड़ दीजिए, इधर 1 ले जाइए, हो जाएगा 3/2 एंड नाउ दिस शुड बी n-4 और 4 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 6 and so n is equal to 10 and that is our correct answer। विश्वास रखता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने पहले ही कर दिया है क्योंकि सिंपल है ये। यहाँ पूछा गया द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। तो आप समझ चुके हो कि इंटीग्रल पावर हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे, पहले हम 1 - 2√x का एक्सपेंशन लिखेंगे लाइक दिस, क्योंकि अब 50 तक है तो 50 तक तो लिखेंगे नहीं, हमें क्या करना होगा, सिंपली कुछ चीज़ें लिख के छोड़ देनी होंगी एंड फिर उसके कॉन्जुगेट वाले इरेशनल बायनोमियल के लिए हमें एक्सपैंड करना है पावर 50 के लिए। तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, आप इतने समझदार हो। हमें इंटीग्रल पावर्स के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनका सम चाहिए। यहाँ बायनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं की जा रही है, तो पहले ये तय करना पड़ेगा ना कि इंटीग्रल पावर क्या मिल रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी इरेशनल पावर्स हैं जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब आप इसी एक्सपेंशन में 1/50c2 2√x² एंड सो ऑन जितने भी इंटीग्रल पावर्स हैं उनको ऐड कर रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो हमें केवल ये सम चाहिए था। हमने दोनों साइड ऐड किया और x की जगह 1 पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया 1 - 2⁻50 जो कि 1 बन जाएगा एंड 1 + 2⁻50 जो कि 3⁻50 बन जाएगा। और चूंकि हमें ये सम चाहिए था
इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो सम ऑफ जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स हमें चाहिए वो मिल जाएगा 1 + 3⁻50 द होल डिवाइड बाई 2, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपने समझ लिया होगा। ओके, कई बार जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं कैलकुलेशन वाइज, तो यहाँ मैंने आपको उसको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे कैलकुलेशन वाइज डिफ़िकल्ट हैं और वहाँ तक लाके छोड़ दिया है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है ताकि आपको समझा सकूँ कि कई बार क्वेश्चंस छोड़ने लायक होते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। कैसे? इस क्वेश्चन में पूछा गया था द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ आर बोथ 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन 1 + x + bx² टाइम्स 1 - 3x⁻15 है यहाँ पे इन पावर्स ऑफ x, देन द ऑर्डर पेयर ए बी। हमें ए बी की वैल्यू बतानी है अगर इन दोनों के प्रोडक्ट में x² और x³ दोनों के कोफिशिएंट 0 हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें 1 - 3x⁻15 को कुछ टर्म्स तक एक्सपेंड करना चाहिए, बिकॉज हमें x² x³ का कोफिशिएंट चाहिए। तो आप 1 + x + bx² को जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप मैक्सिमम पावर 3 तक ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे के लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज हमें मैक्सिमम पावर 3 ही चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे ढूंढा जाएगा? अगर पहले वाले में से 1 मिले और दूसरे वाले में से x² मिले तो 15c2 × 9 जो मिलेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये कोफिशिएंट दे सकता है x² का। एंड उसी तरीके से इधर से मिलेगा x और इधर से मिलेगा x, तो काम बन जाएगा। तो a × -45 हो जाएगा ये, और इधर से मिल जाएगा x² और इधर से 1 मिल जाएगा, तो हमें काम मिल जाएगा, दैट इज b। अब इनका सम होना चाहिए 0, क्योंकि कोफिशिएंट्स ऑफ x² इज 0 एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक इक्वेशन मिलेगा हमें 2 वेरिएबल्स में, यानी कि a और b में। इन द सिमिलर वे x³ के कोफिशिएंट्स को ढूंढोगे तो पहले वाले ट्राइनोमियल में से हम वो जब 1 लेंगे तो दूसरे वाले बाइनोमियल के एक्सपेंशन में से हमें लेना पड़ेगा x³ का कोफिशिएंट, एंड सो दैट विल बी -15c3 × 27, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर दूसरे वाले से ax लेंगे तो इधर वाले से हमें क्या लेना पड़ेगा? x²। और आप समझ चुके हो अब इसका रूल। तो इन सभी टर्म्स का भी कोफिशिएंट इन सभी टर्म्स का भी सम होना चाहिए 0, एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से एक बड़ा सा रिलेशन मिलेगा आपको a और b में। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। कैसे? आप b को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको a के फॉर्म में, और उसके बाद हमें a के लिए उसको सॉल्व करना होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। मैं इसके लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ऑप्शन जिस तरीके से हैं आप समझ चुके होंगे कितना इंटीग्रेट कैलकुलेशन होने वाला है। आप ऑप्शन को भी सब्स्टिट्यूट करके ये नहीं गेस कर सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है। एनीवे, अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4th and r - 2th term in the expansion 1 + x⁻18 are equal। तो 1 + x⁻18 का जो एक्सपेंशन लिखा जाएगा उसमें 2r + 4th टर्म और r - 2th टर्म्स की जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो जनरल टर्म हमने लिख लिया tr + 1 इज इक्वल टू 18cr(x⁻r)। हमें निकालना है t 2r + 4, क्योंकि हमें 2r + 4th टर्म चाहिए। तो आप क्या करते हो, जो यहाँ पे होता है उससे एक टर्म कम लिखते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो इस r की जगह पे, तो वही काम करेंगे ना। क्या लिखेंगे? 18c, और इस r की जगह पे लिखना होगा 2r + 3, ताकि अब वो 2r + 4 दे सके। एंड नाउ यहाँ पे हो जाएगा x to the power 2r + 3, तो ये हो जाएगा 2r + 4वां टर्म। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? सो द कोफिशिएंट इज वेरी सिंपल, it is 18c 2r + 3. In the similar way, coefficient of r - 2th term will be given by what? आप r की जगह पे r - 3 पुट करोगे तभी जाके ना वो r - 2th टर्म दे पाएगा। तो 18c क्या हो जाएगा? r - 3।
अब क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों को इक्वेट करना चाहिए। सो बाय द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्या है, 18c 2r + 3 शुड बी इक्वल टू 18c r - 3। नाउ यू गेट द आइडिया। आप इसको एक्सपैंड करोगे या कुछ और करोगे, आपने अंदाजा लगा दिया होगा। कैसे, NCX इज इक्वल टू NCY हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x + y इज इक्वल टू n, या फिर x इज इक्वल टू y। यह दोनों काम किया जा सकता है। कोशिश करके देखिए, अगर हम पहला काम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2r + 3 शुड बी इक्वल टू r - 3, ये लिख देंगे ईदर। और हम लिख सकते हैं क्या, 2r + 3 + r - 3 should be equal to 18। Let us try to calculate them। तो यहाँ से मिल जाएगा r is equal to what, -6, जो कि पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है, तो इसका मतलब यही काम करेगा हमें। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r is equal to 18 and what we get here, r is equal to 6 and that is our correct answer। Let's move to the next question। यहाँ पूछा गया, if the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion 1 + x to the power 2n are in AP, show that 2n² - 9n + 7 is equal to 0। यहाँ पर तीन टर्म्स जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है इसके एक्सपेंशन में, वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले हम उन तीनों टर्म्स को ढूंढेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, जनरल टर्म लिखना होगा। सो TR + 1 इज नथिंग बट 2nCr, बिकॉज पावर यहाँ 2n है, so 2nCr and 1 to the power anything is just 1, तो we can skip it and x to the power r, correct। हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सो T2 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोफिशिएंट ऑफ T2 इज वेरी क्लियर, ये हो जाएगा 2nC और हमें चाहिए 1 r की जगह पे, तभी तो T2 दे पाएगा। तो कोफिशिएंट क्या मिला, 2nC1। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ T3 हमें क्या चाहिए, r की जगह पे 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ T4 एंड इज इजी टू गेस, इट इज 2nC3। So these are the coefficients of the three consecutive terms, second, third and fourth terms we have. Now we have to write them by following the rule of arithmetic progression. Why? Because it is given that ये तीनों terms AP में हैं। तो अगर तीन terms AP में होते हैं तो क्या होता है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस और इनके और इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है। दैट मीन्स हम सीधे कह सकते हैं कि जो एंड वाले टर्म्स हैं उनका सम ट्वाइस ऑफ सेकेंड बीच वाले टर्म का बराबर होता है। क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ 2nC2 इज इक्वल टू 2nC1 प्लस 2nC3। लेट्स कैलकुलेट देम। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2nC2 को एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर। यहाँ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n - 1 फैक्टोरियल एंड देन 1 फैक्टोरियल, डजंट मैटर इफ यू राइट और नॉट। यहाँ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड देन 2n - 3 फैक्टोरियल एंड टाइम्स 3 फैक्टोरियल। अब हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्मार्टली। यहाँ से आप देखिए कि 2n फैक्टोरियल तीनों न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा ही, 2n फैक्टोरियल पहले ही गायब हो चुका है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1/n - 2 का फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में यहाँ बचेगा 1/2n, सॉरी दिस इज एक्चुअली 2n - 2, आई शुड करेक्ट इट, 2n - 1 का फैक्टोरियल बचेगा राइट हैंड के फर्स्ट टर्म के लिए, और यहाँ बच जाना चाहिए 1/2n - 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6। नाउ अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों फैक्टोरियल्स जो आपको दिख रहे हैं इनमें देखना होगा सबसे छोटा कौन है। तो 2n - 2, 2n - 1 और 2n - 3 में सबसे छोटा 2n - 3 फैक्टोरियल है। तो 2n - 3 फैक्टोरियल को हम बेचारे छोटे होने की वजह से छोड़ देंगे, उसको नहीं एक्सपैंड करेंगे।
अब बड़े लोग अपना भुगतें, इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2n-2, और वो कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक छोटा वाला है 2n-3 फैक्टोरियल तक। और ये 2n-1 अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, तो इसे हम 2 बार खोलेंगे, एक बार 2n-1 और टाइम्स 2n-2, एंड फाइनली ये 2n-3 फैक्टोरियल तक जाके रुक जाएगा। और ये बेचारा अपने आप में छोटा है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। नाउ इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 2n-3 फैक्टोरियल से सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब एक इक्वेशन हमें मिलेगा जिसमें n इन्वॉल्व होगा और n का क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होगा। चूँकि हमें शो करना है क्वाड्रेटिक ही, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर। ये हो जाएगा 1/2n-2, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 1/2n-1 टाइम्स 2n-2, और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्लस 1/6। अब हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ मैं, और उसमें से 2n-2 को कॉमन भी ले लेता हूँ, ताकि मैं जो बचेगा ना उसको भीतर ही सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो यहाँ बच जाएगा 1/1 माइनस 1/2n-1, और यहाँ बच जाएगा 1/6। ना यू सी, यहाँ पे 2n-2 है, इसमें से 2 मैं कॉमन लूँगा और 6 को काट दूंगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/n-1, और यहाँ पे बच जाएगा 2n-1 एंड डिवाइड बाई 2n-1। इधर 6 तो कट चुका है, तो बचेगा केवल 3। अब क्या करना चाहिए हमें, 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म से, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म से। सिंप्लीफाई होगी कितना आएगा भाई, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2n-2 टाइम्स 3, और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 2n² माइनस n-2n इज -3n एंड प्लस 1। अब क्या करना होगा, सिंप्लीफाई, सो दैट विल बी 6n-4 वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो जाएगा 2n² माइनस 3n प्लस 1। ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेकिंग द राइट हैंड साइड 0, तो ये हो जाएगा 2n² एंड माइनस 3n माइनस 6n इज माइनस 9n, इट शुड बी -6, तो ये हो जाएगा +7, एंड दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर, आई बिलीव। यस, दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 8D, जिसमें हमने बायनोमियल थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम मेरी दृष्टि में हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे विश्वास है कि इन चारों लेक्चर्स के आधार पे अगर आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू नाउ कमेंस चैप्टर नंबर 9, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम, एंड टेक केयर। बाय।